हाँ, और ये जो जानकारी आज हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा संदर्भ है। मतलब ये 8वीं कक्षा से लेकर आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं तक के लिए एकदम समान रूप से उपयोगी है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसे रटना ना पड़े, मतलब बिना रटे कुछ बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक्स और दिलचस्प कहानियों के माध्यम से समाज को पहचानना सीखेंगे हम। इसका एकदम सरल विश्लेषण करेंगे। सही कहा। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये समास है क्या? हाँ, विषय के परिचय के बाद हमें मूल परिभाषा की ओर ही बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि समास की कोई बहुत ही सरल परिभाषा क्या होगी, मतलब जिसे आसानी से समझा जा सके? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनता है ना, तो उस नए शब्द को समास कहते हैं। अच्छा, सार्थक शब्दों का मेल। तो अगर मैं इसका विश्लेषण करूं, मतलब इसका जो मूल अर्थ है, क्या वो एक तरह का कंप्रेशन है? जैसे किसी भी चीज़ को, किसी लाइन को या वाक्य को छोटे से छोटा करना, मतलब उसे कंप्रेस या कंपाइल करना ही समास है? हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सटीक शब्द पकड़ा, कंप्रेशन। अगर हम एक विस्तृत रूप का उदाहरण लें, जैसे रोग से मुक्त। हाँ, हाँ। अब इसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो इसका समास यानी छोटा रूप बनता है रोग मुक्त। अरे वाह! मतलब बात वही है, बस उसे छोटा कर दिया। तो छोटे रूप यानी समास को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ आती है, समास विग्रह, जिसे व्यास भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो समास वाली प्रक्रिया में तो शब्दों को छोटा करके जोड़ा जाता है। इसे याद रखने की एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है। इसे हम एक शादी की तरह समझ सकते हैं। मतलब 2 का 1 होना। हाँ, शादी वाली ट्रिक। और इसी तरह समास विग्रह में क्या होता है कि समास वाले शब्द को वापस बड़ा करना या तोड़ना होता है। तो इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि इसे तलाक की तरह समझें। तलाक मतलब अलग होना। बिल्कुल, अलग होना। यहाँ मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद आ रहा है, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षा में कई बार समास का विलोम शब्द पूछा जाता है और लोग गलती कर देते हैं। इसका सही उत्तर है व्यास, मतलब समास बराबर व्यास। एकदम सही। अब शब्दों को तोड़ने और जोड़ने की ये प्रक्रिया तो हो गई। इसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शब्द के मुख्य भाग क्या कहलाते हैं। हम्म। समास में शब्दों को हमेशा 2 मुख्य भागों में बाँटा जाता है, जिन्हें हम पदों के नाम से जानते हैं। पद। हैं? अच्छा, तो अगर मैं एक उदाहरण सामने रखूं, जैसे राजपुत्र, तो इसमें ये पद कैसे काम करेंगे? देखिए, राजपुत्र को हम 2 भागों में बाँटेंगे। पहला है पूर्व पद, मतलब जो शब्द आगे आता है, यानी पहले आता है। यहाँ राज पूर्व पद है। अच्छा, राज पूर्व पद हो गया। हाँ, और दूसरा है उत्तर पद, जो शब्द पीछे आता है, यानी बाद में आता है। यहाँ पुत्र उत्तर पद है। समझ गया। पूर्व पद और उत्तर पद। पदों को समझने के बाद अब हम इन पदों के आधार पर बनने वाले समास के भेदों की ओर कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल। समास के 6 भेद होते हैं और मेरे पास इन्हें याद रखने की एक मास्टर ट्रिक है। एक छोटी-सी कहानी। अरे वाह! तो वो कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है, भाव आया पुरुष को, काम करने का, दोगलापन हुआ, तो द्वंद यानी लड़ाई हुई, घर की बहू से। हाँ, 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 ये तो बहुत ही कमाल की कहानी है। चलिए इस कहानी से हम उन 6 भेदों को निकालते हैं। हाँ, निकालते हैं। सबसे पहला शब्द था भाव, तो भाव से बना अव्ययी भाव समास। और फिर था पुरुष, पुरुष से हो गया तत्पुरुष समास। फिर आया काम, तो काम से बना कर्मधारय समास। अच्छा, और वो जो दोगलापन था? हाँ, दोगलापन मतलब दिगु जैसा साउंड कर रहा है ना, तो उससे बन गया द्विगु समास। और फिर द्वंद यानी लड़ाई, उससे सीधा द्वंद्व समास मिल गया। बिल्कुल। और आखिर में जो बहु था, बहु से बन गया बहुव्रीहि समास। क्या बात है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। परीक्षा में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। समास के केवल 6 भेद होते हैं, कभी भी 7 पर टिक नहीं करना है। हाँ, ये एकदम पक्का नियम है। तो 6 भेदों के नाम जानने के बाद अब अगली चुनौती ये है कि कैसे पहचाने कि किस भेद में कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद या उत्तर पद। इसके लिए भी याद रखने का एक जादुई तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। इसमें प्रधान पद होता है पूर्व पद, यानी पहला पद प्रधान। और इसकी मेमोरी ट्रिक ये है कि मन में जो भाव होता है ना, यानी फीलिंग या विचार, वो हमेशा पहले आता है। जैसे बात करने की सोच पहले आना, तो भाव पहले आया, मतलब पूर्व पद प्रधान। बहुत सही ट्रिक है ये। और दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, इसकी क्या ट्रिक है? इसकी मेमोरी ट्रिक ये है कि एक पुरुष को समाज या परिवार को हमेशा उत्तर यानी जवाब देना पड़ता है, तो पुरुष को उत्तर देना है, मतलब उत्तर पद प्रधान। अरे वाह, ये भी याद हो गया। अब तीसरा है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद? हाँ, इसकी मेमोरी ट्रिक है। द्वंद्व का मतलब है झगड़ा। जब दो बुजुर्ग आपस में लड़ते हैं तो दोनों खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। हाँ, मतलब दोनों का पलड़ा भारी है। और इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तीसरा पद, ये कैसे? इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब घर में मम्मी और पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो पुरुष बीच बचाव नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, तो उसके लिए दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं और वो तीसरे विकल्प की ओर जाता है, मतलब शांति या सोने की ओर। ये बहुत ही मजेदार उदाहरण था। तो प्रधानता के आधार के बाद अब सीधे शब्दों को देखकर समास पहचानने की ट्रिक्स पर बात करते हैं। पहले 3 समासों की विस्तृत पहचान देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि जिस भी शब्द के आगे, मतलब पूर्व पद में कुछ खास शब्द दिखें तो आंख बंद करके अव्ययी भाव लगा दें। ये शब्द हैं अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। अच्छा। जैसे अगर अनु और रूप मिला तो अनुरूप। आ और जन्म मिला तो आजन। प्रति और दिन से प्रतिदिन, और भर और पेट से भरपेट। एकदम स्पष्ट है ये तो। अब दूसरे यानी तत्पुरुष समास की बात करते हैं। इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि जब शब्द का समास विग्रह करते हैं, मतलब उसे तोड़ते हैं, तो बीच में कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह? जैसे कौन से? जैसे का, की, के, को, से,
के द्वारा, के लिए, में और पर। जैसे वो राजपुत्र वाला उदाहरण था। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यहाँ छुपा हुआ का बाहर आ गया। बिल्कुल। एक और उदाहरण लेते हैं, स्नान घर। इसे तोड़ेंगे तो बनेगा स्नान के लिए घर। यहाँ छिपा हुआ के लिए बाहर आ गया। समझ गया। अब तीसरा है कर्मधारय समास। इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि शब्द को तोड़ने पर बीच में है जो या के समान आता है। हाँ, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। इसमें विशेषण विशेष्य संबंध होता है, जैसे सुंदरता विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है, और उपमान उपमेय संबंध भी होता है। उपमान उपमेय मतलब? जैसे चांद उपमान है और चेहरा उपमेय है। अगर हम उदाहरण देखें, महापुरुष, इसका विग्रह होगा महान है जो पुरुष। अच्छा, बीच में है जो आ गया। हाँ, और प्राण प्रिय, इसका विग्रह होगा प्राणों के समान प्रिय। यहाँ के समान आ गया। तो पहले 3 की पहचान तो हो गई। अब संख्याओं, चिन्हों और अर्थों पर आधारित अंतिम 3 समासों को समझते हैं। द्विगु समास की क्या ट्रिक है? द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक बहुत आसान है। इसका पूर्व पद यानी शुरुआती शब्द संख्यावाचक होता है, मतलब न्यूमेरिकल। जिस शब्द में गिनती या संख्या वाली फीलिंग आए ना, वो द्विगु समास है। गिनती वाली फीलिंग? हाँ। इसके उदाहरण कैसे होंगे? जैसे नंबर 4 से चौराहा, चौ का अर्थ है 4, मतलब 4 राहों का समूह। 7 से सप्ताह, सप्त का अर्थ है 7, 7 दिनों का समूह। और 9 से नवरात्र, नव का अर्थ है 9, मतलब 9 रातों का समूह। एकदम सही। अब 5वां है द्वंद्व समास। इसकी पहचानने की ट्रिक ये है कि शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी वो डैश लगा होता है। अच्छा, डैश लगा होता है। हाँ, और जब इसको हटाते हैं, मतलब विग्रह करते हैं, तो उसकी जगह और, एवं, या, अथवा लग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऊंचा नीचा, तो बीच में डैश है। बिल्कुल। और जब विग्रह किया तो वो बन गया ऊंचा या नीचा, तो बीच का डैश या में बदल गया। ये तो बहुत आसान है। अब छठा और आखिरी, बहुव्रीहि समास। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मुख्यतः किसी भगवान या विशिष्ट व्यक्ति की ओर। अच्छा। मतलब शब्द कुछ और होता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। वर्ड 1 + वर्ड 2 इज नॉट इक्वल टू थर्ड एंटिटी। तो अर्थ बदल जाता है। हाँ, उदाहरण के लिए घनश्याम, घन प्लस श्याम, ये दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति यानी कृष्ण जी की ओर संकेत कर रहे हैं। अरे वाह। और एक और है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। यहाँ बात सूंड की हो रही है, लेकिन संकेत गणेश जी की ओर है। यहाँ मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मतलब बूढ़े बा, वो इस समास को सबसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पौराणिक ज्ञान पर आधारित है। हाँ, ये बात तो है। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम विचार सामने आता है। ये जो शब्दों का छोटा होना है, मतलब समास या शादी, और उनका टूटना, मतलब व्यास या तलाक, ये केवल व्याकरण की कोई रूखी सूखी प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये छुपे हुए अर्थों को बाहर लाने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। जैसे हमने बहुव्रीहि में देखा कि कैसे तीसरा पद बाहर आ जाता है। एकदम सही बात है। ये भाषा का एक बहुत ही सुंदर पहलू है।